welcome you in Rasayan Academy Chemistry +2 CBSE सिलेबस की एक सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर हमने अब डिस्कस करना है वो चैप्टर है सरफेस एंड कैटालिसिस। एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न वैसे इजी चैप्टर है, इसके बीच में काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं। हम इन डेफिनेशन को, इन कॉन्सेप्ट को समझ लें एंड एज फार एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस चैप्टर इज कंसर्न इट इज़ रियली वेरी इजी, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी ये स्कोरिंग रह जाता है। चैप्टर 3-4 नंबर के सीधी डेफिनेशन आ जाती हैं, तो हम इन डेफिनेशन को समझें और इनके याद करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। नया जो चैप्टर हमारे पास है वो है सरफेस एंड कैटालिसिस। यस, दिस इज सरफेस एंड कैटालिसिस, द नेम ऑफ द चैप्टर। अब अगर हम इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई एम कंसिडरिंग टू थिंग्स। वन इज एनी लिक्विड, कोई लिक्विड है, एंड अदर इज सम सॉलिड, कोई सॉलिड। यू नो दैट इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिएक्शन इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, काफी ज्यादा होती है। बट इन ए गिवन सॉलिड, अगर मैं किसी गिवन सॉलिड में, किसी लिक्विड में अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक वो मॉलिक्यूल्स है विच आर प्रेजेंट इन द बल्क। अब देखिए बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल है विच आर प्रेजेंट इन द बल्क, इसके चारों तरफ मतलब सभी साइड में दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं विच आर अट्रैक्टिंग देम। तो दैट मॉलिक्यूल इज बीइंग अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स इक्वली। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन दीज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो हो जाएगी, रिजल्टेंट फैक्टर इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन इफ वी कंसीडर दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, तो ये मॉलिक्यूल है जो कहां पे प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर, तो इट इज सराउंडेड बाय द अदर मॉलिक्यूल ओनली फ्रॉम द लोअर साइड, नीचे वाली साइड से वो सराउंडेड है, ठीक है। देयरफॉर इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर साइड, ऐसे। तो देयर विल बी नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वो मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द surface of the solid or liquid, they experience a net inward force of attraction। और उस inward force of attraction से क्या होता है, इनमें टेंडेंसी हो जाती है। देखिए एक इसको बड़ा सिंपल से वे में समझते हैं कि अगर सपोज करो कि कोई आदमी है ना, वो पानी में है और पानी में डूब रहा है ना, तो वो इट इज एक्सपीरियंसिंग नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके हाथ में जो भी चीज आएगी उसको पकड़ने की और उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली इन मॉलिक्यूल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। व्हाट इज दैट, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें टेंडेंसी होती है दैट दे आर हैविंग ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन। दे आर हैविंग ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड क्या रिटेन द अदर मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, अपने सरफेस के ऊपर, ऑन देयर सरफेस, अपने सरफेस के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके उसको अपने ऊपर रिटेन करने की कोशिश करता है। एंड दिस फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द अदर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज, इसे हम नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज यू सी एडसॉर्प्शन। इट इज नॉट एब्जॉर्प्शन, इट इज एडसॉर्प्शन, एडी, एडसॉर्प्शन। नो, एडसॉर्प्शन का जो कंसेप्ट अगर हम समझे तो इसके बीच में हम दो पैरामीटर्स लेते हैं। एक ही वो सरफेस है, दिस इज दैट सरफेस ऑन व्हिच द एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन होती है ना। और एक क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एडसॉर्ब होते हैं इसके ऊपर। मतलब एडसॉर्प्शन में दो चीजें हैं ना, एक वो मॉलिक्यूल जिसने एडसॉर्ब होना है और एक वो जिस सरफेस जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन होनी है। तो जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होनी है उसे हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट। क्या नाम देते हैं, इट इज एडसॉर्बेंट। Adsorbent is that species, that substance, that species
ऑन विच क्या एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है, टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है, दैट इज एब्जॉर्बेंट। और एक क्या होता है एब्जॉर्बेट। व्हाट इज दिस एब्जॉर्बेट? ये जो मैंने यहाँ पे रेड डॉट से दिखाए हैं, जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर आगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो दीज आर दो स्पीशीज, है ना, विच गेट एब्जॉर्ब्ड, जो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे? एब्जॉर्बेट्स। तो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, तो ये दो हमारे पास वर्ड्स आए, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। मैं एक स्पेशल केस लेता हूँ। स्पेशल केस ये कि सपोज ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, से आई एम हैविंग ए मेटल सरफेस, और वो जो मेटल सरफेस है वो सपोज कोई भी हो सकता है, निकल हो, प्लैटिनम हो, प्लेडियम हो, कोई इस टाइप से। आई एम हैविंग सम मेटल सरफेस, इसके ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है ना, इसके ऊपर ये सपोज करो ये कोई गैस है, ये जो डॉट से मैंने शो किया, ये क्या शो किया? गैस। तो इस सरफेस के ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है, तो देन दैट फिनोमेनन इज टर्म्ड एज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन, अगर इफ समबडी आस्क्स यू दैट डिफाइन ऑक्लूजन, तो you will say that occlusion is the process of क्या? Absorption of किसका? Gases on the surface of metals। जब मेटल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है, तो that phenomenon, that process is nothing else but termed as occlusion। That is termed as occlusion। Now मैं अपनी इस बात को थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। एंड व्हाट इज दैट? आपने दो टर्म्स स्टडी की है ना, और वो दो टर्म्स क्या हैं? लिसन, एक आपने अपनी लाइफ में एक टर्म स्टडी की है जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और एक आपको मैंने आज टर्म इंट्रोड्यूस की, एडजॉर्प्शन। ये दोनों अलग अलग से टर्म्स हैं। वन इज एब्जॉर्प्शन एंड अदर इज यू सी एडजॉर्प्शन। इन दोनों टर्म्स में कोई हमारे पास यू सी डिफरेंसेस है। जैसे सपोज मैं दोनों के पहले एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये कि सपोज एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, मेरे पास कॉटन हो, आई एम कॉटन, और उसको मैं वाटर में रख दूं, है ना, I introduce cotton with that of say, I bring the contact of cotton with that of water, तो it soaks water, ये पानी को सोख लेती है। Say I'm having calcium chloride, और इसको पानी के कांटेक्ट में लेकर आऊं, it soaks water, it absorbs water, वो वाटर को absorb करता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अभी मैं बात करूंगा, सिलिका जेल, चारकोल, ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में मॉइस्चर आती है तो वो उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर रहती है। इट इज एडजॉर्प्शन। मींस वैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हालांकि ये एग्जांपल गलत है, लेकिन इसको समझा जा सकता है, इस तरीके से समझा जा सकता है। सपोज ये मेरे पास कोई चौक हो, है ना, आई अगेन रिपीट कि ये एग्जांपल गलत है, लेकिन फिर भी इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं एडजॉर्प्शन होता क्या। सपोज ये मेरे पास चौक है, इसको मैंने ब्लू इंक में इसको डिप कर दिया और डिप करके रखा। मैंने बाद में इसको खोला, निकाला और इसको तोड़ा चौक को, तो देखा इंक अंदर तक चली गई, एब्जॉर्ब हो गई, होमोजेनियस बन गया सारा सिस्टम। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल है कि मैंने क्या किया, इस चौक को लिया, इंक में डिप किया और निकाल दिया, डिप किया और निकाला, इमीडिएटली निकाला। तो जब मैंने उसको तोड़ा तो सिर्फ उसके सरफेस पे एक रिंग बना था, किसका? ब्लू इंक का, है ना। तो मींस अगर हम ये कहें कि दैट जब एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस तक ही कन्फाइंड रहती है, तो इस फिनोमिनन को हम एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। दैट फिनोमिनन इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में कुछ डिफरेंसेस है ना, और वो डिफरेंसेस क्या कुछ है?
सबसे पहली बात मैं कहूंगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। मैं कहता हूं इट इज सरफेस फिनोमिनन, फिनोमिनन, ये सरफेस फिनोमिनन, सरफेस तक रहता है। एंड एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज बल्क फिनोमिनन, ये बल्क बल्क मतलब अंदर की तरफ। दूसरी बात, एब्जॉर्प्शन लीड्स टू हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस। एब्जॉर्प्शन से सरफेस के ऊपर हायर कंसंट्रेशन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन लीड्स टू हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस, बट एब्जॉर्प्शन लीड्स टू होमोजीनियस सिस्टम। एब्जॉर्प्शन से जो सिस्टम है वो होमोजीनियस बनता है। होमोजीनियस समझते अंदर तक। नो, आपको ये पता होना चाहिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो उसका जो रेट है दैट रिमेन सेम, वो सेम रहता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम, वो टाइम के साथ डिक्रीज। तो दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। मैं यहां पर एक एडजॉर्प्शन की टाइप आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, है ना। और वो टाइप क्या है, उस टाइप से पहले वैसे मैं आपके साथ एक बात बताता हूं। एंड व्हाट इज दैट, सम कॉमन एड्सॉर्बेंट्स। मैं इनका बहुत बार नाम लूंगा, आई टेक दिस नेम टाइम एंड अगेन। एक होता है चारकोल, रादर एक्टिवेटेड चारकोल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। चारकोल है ना, चारकोल असल में बर्न्ट अप कार्बन ही है और तो कुछ भी नहीं है। बर्न्ट अप ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें कार्बन रह जाता है, दैट इज कार्बन। इट इज नॉट बर्न्ट अप कार्बन, इट इज लेफ्ट बिहाइंड कार्बन ऑफ बर्न्ट अप हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, कोयला, सिंपल सी बात से, है ना। एडवर्टीजमेंट आती है ना, कई एडवर्टीजमेंट ऐसी आती हैं, उसमें क्या होता है भाई चारकोल है, चारकोल जो है ना आपके फेस की गंदगी को हटा देगा, है ना, वो उसको आप अपने फेस पे लगाओ, आप गोरे हो जाओगे, लाइक दैट। ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल के साथ ये टूथपेस्ट है, ये जिससे अगर आप पेस्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, वो उसके जो आपके जो भी उसके बैड मटेरियल उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके उसको बाहर निकाल दे, चारकोल। दूसरा होता है सिलिका जेल। और कौन सा होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल कुछ भी नहीं है, इट इज टाइप ऑफ रेत, रेत ही होती है, SiO2 XH2O फॉर्मूला होता है इसका। एल्यूमिना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, स्टार्च, इवन स्टार्च। ऐसे और काफी सारे सब्सटेंसेस हैं विच आर वेरी कॉमन एडसॉर्बेंट्स, जो बड़े कॉमन एडसॉर्बेंट्स हैं। तो एक और एडसॉर्बेंट होता है और वो होता है ब्लड चारकोल। ब्लड चारकोल क्या है, आपने ब्लड लिया, उसको इन एब्सेंस ऑफ एयर आपने उसको हीट किया, तो उसका बाकी का मटेरियल सारा निकल गया, तो बाकी जो आपके पास बचा वो क्या है, वो क्या है, ब्लड चारकोल। तो अगर हम ब्लड चारकोल लें और ब्लड चारकोल को मैं दो सॉल्यूशंस में डिप करता हूं। एक सॉल्यूशन है बेटे हमारे पास क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, और एक है हमारे पास क्या, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इसका KCl। तो व्हेन ब्लड चारकोल इज प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ किसका, KCl, तो उसके सरफेस के ऊपर जो KCl की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। तो हम ये कहते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट is more on the surface than in the bulk. When concentration of the adsorbate, concentration of किसकी,
कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इज मोर, ज्यादा है ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, बल्क से। तो देन दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज, तब इस फिनोमिनन को हम नाम देते हैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे इस केस में इट शोज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, लेकिन यहां पर इट शोज नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो नेगेटिव एडसॉर्प्शन में क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो एडसॉर्बेंट है उसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्बेट की कंसंट्रेशन बल्क से, बाकी जो उसका सारा सिस्टम है उससे क्या होती है, कम होती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट देन इन द बल्क, तो देन द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन दो टाइप का हुआ, कौन कौन सा? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और नेगेटिव एडसॉर्प्शन। नाउ इसके बाद हम एक बात करते हैं कि एडसॉर्प्शन के लिए, ये अब की बार भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखिए आप एक बात तो आप समझें कि ये आपके पास क्या एडसॉर्बेंट है, इसके साथ क्या लगा? एडसॉर्बेट लग गया। तो इन्होंने जब एडसॉर्प्शन शो की तो इससे बना एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। बच्चे एक चीज याद रखें, व्हाट इज दैट? वो ये है कि जब एडसॉर्प्शन हुई तो देन देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। तो यहां पर इसकी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, या इसे सिंपली बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एडसॉर्प्शन H, हीट चेंज ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन प्रोसेस, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। बच्चों यू माइट हैव आल्सो लर्नड अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में आप समझते होंगे, यू नो डेल्टा एस। एंट्रोपी क्या होता है? इट इज नथिंग एल्स बट द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम की रैंडमनेस का मेजर है। हम एक बात करते हैं कि ये आपके पास क्या था? एडसॉर्बेंट था, और ये मॉलिक्यूल थे किसके? एडसॉर्बेंट थे। सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर थे, तो इनकी एंट्रोपी ज्यादा थी, दूर दूर थे, रैंडमनेस ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही एडसॉर्प्शन हुआ तो दे गेट स्टिक टू, वो इसके ऊपर स्टिक कर गए, जुड़ गए, जम गए, आ गए, उसके ऊपर जाकर लग गए। तो व्हाट इज दैट? उससे क्या हुआ? इनकी रैंडमनेस कम हुई। तो रिमेंबर वन थिंग, दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन डेल्टा एस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। इन ये दोनों फैक्टर्स डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ फॉर द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। यस बच्चों, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, when what are various factors which affect the process of adsorption? एडसॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो मैं इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ adsorbent, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। बच्चों अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें आपको एक चीज का पता लग गया कि एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिनन। जो एडसॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिनन है। एडसॉर्प्शन एक ऐसी चीज है जो जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो नेचर है,
वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है, वो सरफेस के ऊपर होना है। तो एक सिंपल सी बात है क्या कि मोर इज द सरफेस एरिया, उससे क्या आएगा, मोर विल बी एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया में कैसे, वैसे आपको ये पता होना चाहिए दैट सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब आप इस बात को समझें थोड़ा सा। भाई सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1 ए एंड स्टूडेंट बी, हमने दोनों को चारकोल दे दिया, 1 ग्राम चारकोल, 1 ग्राम चारकोल इसको ए को दिया, 1 ग्राम चारकोल बी को दिया। एब्जॉर्प्शन कहा भी, एब्जॉर्प्शन तुम्हें करनी है तो कौन उसको, मतलब आप एक ऐसे तरीके से करो कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा इफेक्टिव हो। ए ने सपोज करो कि इसको ब्लॉक को एज सच उस सिस्टम में डाल दिया, सपोज इस सॉल्यूशन में से एब्जॉर्प्शन लेनी थी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अब ये भी मेरे दिमाग में है। आपको ही पता है कि कई बार अगर हम सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, तो उसको कम करने के लिए, है ना, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक तरीका होता है कि उसके बीच में ना आटे की गोलियां डाल देते हैं। ये तरीका होता है, सपोज करें ये आपके पास वो सब्जी है ना, जिसके बीच में लिक्विड पड़ा हुआ है और इसमें नमक ज्यादा हो गया, तो अगर हम इसके बीच में आटे की गोलियां डाल दें, ऐसे आटे की गोलियां, तो आटे की गोलियों के ऊपर नमक जो होता है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बाद में इन आटे की गोलियों को रिमूव कर दो तो इसमें नमक कम हो जाता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब सपोज करो कि एक पर्टिकुलर से 10 ग्राम आटा है ए के पास भी और बी के पास भी, ए ने उसको 10 के 10 ग्राम को ऐसा उसमें डाल दिया सब्जी में, है ना, एक पर्टिकुलर सैंपल उसको दे दिया सब्जी का, और दूसरे क्या उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दी, छोटी छोटी गोलियां। तो गोलियां बनाने से देखो अगर वो बड़ा गोला है तो उसका सरफेस एरिया टोटल इतना ही है सिर्फ, लेकिन छोटी गोलियों का इतना इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज के छोटे टुकड़े कर दें तो उसका जो नेट अंदर वाले जो सरफेसेस है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो नेट सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है दैट कैन बी इंक्रीज बाय फाइनली डिवाइडिंग, पाउडर कर दो, ठीक है, बारीक, या बाय मेकिंग परफोरेशन। अब देखो हम लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी हमारा धर्म है उसके अकॉर्डिंगली हम जाते हैं, तो जो बड़े मंदिर या गुरुद्वारे होते हैं उसमें क्या होता है, ये एक लाइन ऐसे गई, है ना, इसके बाद फिर ऐसे आगे, 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 फिर ऐसे, और यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है। तो वैसे अगर उसको ये ब्लॉक होता तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ कितना होता है, ये वाला, लेकिन अब परफोरेशन से अंदर गए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, तो एक स्पॉन्ज है, जैसे स्पॉन्ज अगर बिल्कुल बाहर से बंद हो तो सरफेस एरिया सिर्फ बाहर वाला ही अवेलेबल है ना, लेकिन स्पॉन्ज है उसके बीच में जो अंदर के पोर्स है वो भी सरफेस की तरह ही काम करते हैं। तो सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज, और वो 2 तरीके क्या हैं, बाय फाइनली डिवाइडिंग एंड दूसरा बाय मेकिंग परफोरेशंस। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात जो कही वो ये है, सुनो, इट इज नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। अब एक बड़ी सिंपल सी बात, ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल्स ले लेकर समझना चाहिए। मैं सपोज करूं कि कोई एक पर्सन है, ये है ना, ये किसी के घर गया, है ना, ये एक के घर गया, और ये जो है ना, ये भाई साहब ऐसे चेयर पे बैठे हुए थे,
एक ही चेयर थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसके पास आते हैं और ये भाई साहब कहते हैं चेयर एक ही है। ये अपनी चेयर पे बैठे बैठे कहते हैं चेयर पे बैठ जाओ। अरे ये कैसे बैठ जाता है जब ये चेयर अवेलेबल ही नहीं। ये चेयर पे तो तब बैठेगा जब ये बंदा उठे और फिर ये उसको वहां पर बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सरफेस एरिया के ऊपर ऑलरेडी कुछ गैसेस एब्जॉर्ब है, ऑलरेडी कुछ गैसेस या कोई और पार्टिकल एब्जॉर्ब है, तो दैट सरफेस एरिया इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट कैन नॉट बी एन इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट। इसका मतलब ये हुआ फॉर एन एब्जॉर्बेंट टू बी एन इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट, एक एब्जॉर्बेंट को इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट होने के लिए क्या चाहिए, दैट इट शुड बी हैविंग मोर सरफेस एरिया। पहली बात, सरफेस एरिया ज्यादा हो, और दूसरा सरफेस एरिया शुड बी अवेलेबल, वो अवेलेबल भी हो। इट शुड बी बेयर्ड, खाली होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने कोयला लिया, कोयला है ना, चारकोल, वुड चारकोल। अगर मैंने वुड चारकोल बनाया तो मैंने वुड लिया, वुड को मैंने हीट किया, तो हीट किया तो उसमें कंबशन हुई, कुछ गैसेस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, इधर उधर की ऐसी गैसेस बनी। तो होता क्या कि जब वो गैसेस बनती हैं वो उसके ऊपर, चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो उसका मतलब चारकोल वो एक ऐसा चारकोल है जिसके ऊपर ऑलरेडी से कुछ गैसेस एब्जॉर्ब है, तो उसका मतलब वो एक इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, सुनिए, हम उसको क्या करते हैं, हम एक सपोज एक वेसल लिया हमने, और उस वेसल में वो चारकोल को बड़े फाइन उसके पाउडर करके ऐसे डाल दिया, और डालने के बाद इसको वैक्यूम पंप के साथ जोड़ देते हैं। इसको एक वेसल में डाल के, दैट वेसल इज बीइंग कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप टू सक अप द गैसेस, एंड इसको यहां से स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसको यहां से स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो व्हेन वी हीट इट स्ट्रांगली, तो क्या होता है कि वो जो एब्जॉर्बेंट है ना, जो वो क्या था चारकोल, उसके ऊपर जो गैसेस एब्जॉर्ब हुई है, सपोज गैसेस एब्जॉर्ब हुई, हमने हीट किया तो इसके ऊपर से डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व हुई सक्शन में है, तो सक्शन से वो बाहर निकल गई। नाउ दिस सरफेस एरिया, अब ये जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, इट इज मोर, पहली बात क्योंकि फाइनली पाउडर की है, और दूसरी बात उसके ऊपर नाउ इट इज अवेलेबल बिकॉज वो जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर जो गैसेस थी, एब्जॉर्ब हुई गैसेस थी, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया, वहां से हटा दिया। तो देयरफॉर ये जो चारकोल होता है, दिस विल बी कैसा चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। ये चारकोल कैसा होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सुनो, कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड एक्टिवेटेड चारकोल। But charcoal is an ordinary charcoal and activated charcoal is the charcoal which is obtained by finally powdering the charcoal and dissolving the adsorbed gases on it. कई बार ये क्वेश्चन आता है which is more effective in the process of adsorption, charcoal or activated charcoal? Activated charcoal. या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, how you can obtain activated charcoal from charcoal. ठीक है। The next factor जो हमारे पास है which affect the process of adsorption is nature of the gas to be absorbed, मतलब nature of adsorbate की नेचर क्या है। यहाँ पे मैं गैस की एब्जॉर्प्शन ले रहा हूँ ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। आपको पता होना चाहिए एक चीज का कि गैसेस के लिए एक बात होता है, उसे बोलते हैं, उसके लिए एक फिजिकल टर्म होती है, पैरामीटर होता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं उसे, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो चैप्टर है इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करना चाहिए हमें, सो दैट कि इसके बीच में जो भी अगर थोड़ा हल्का बहुत ट्विस्टेड न्यूमेरिकल भी आ जाए, न्यूमेरिकल तो आते ही नहीं है, ट्विस्टेड अगर इसमें क्वेश्चन भी आ जाए तो हम इसको समझ सकें, इसको कर पाए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आपको ही पता है कि गैस है, किसी गैस को हम दो पैरामीटर, दो प्रोसेस से लिक्विफाई कर सकते हैं, और वो लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, वन इज बाय इंक्रीज
pressure, increasing pressure or decreasing temperature. लेकिन you should be knowing that for a gas, किसी गैस के लिए हम ये कहते हैं कि कई बार एक गैस है उसको हम उसके ऊपर प्रेशर लगाए जा रहे हैं लेकिन वो लिक्विफाई नहीं होती। हाँ, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमने ठंडा कर दिया तो लिक्विफाई हो जाती है। तो दैट मिनिमम टेम्परेचर, वो कौन सा, दैट मिनिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, जिससे ऊपर हम एक गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। The minimum temperature above which a gas cannot be liquefied, whatsoever the high pressure there may be, चाहे जितना मर्जी आप उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर क्यों ना लगा लो, है ना, is known as critical temperature। अब एक गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हमने दिए हुए। जैसे चलो मैं ये लेता हूँ, सपोज अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास 406 केल्विन, 406 केल्विन। मतलब क्या है कि 406 अपॉन 273, इसमें माइनस कर दो तो 3, 10 में से 3, 1, ठीक है। मतलब इवन अगर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 133 डिग्री सेल्सियस हो तब भी हम इसके ऊपर अगर प्रेशर लगाएं तो लिक्विफाई हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही बहुत कम है, रूम टेम्परेचर पे लें, उसके ऊपर प्रेशर लगाएं, वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना हो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 33, तो 33 का मतलब क्या हुआ, 33 माइनस 273 इसको माइनस 240 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होगा भी अगर मुझे हाइड्रोजन को लेकर उसको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो उसको पहले मेरे को इसका टेम्परेचर माइनस 240 डिग्री सेल्सियस लेके जाना पड़ेगा। इतना कम टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। लो टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम आमतौर पे ये कहते हैं कि दोज गैसेस व्हिच आर हैविंग लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, लो, है ना, दे आर not easily liquefiable, और जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, those gases are easily liquefiable, उसे हम लिक्विफाई इजिली कर सकते हैं, ठीक। तो जिस गैस को हम ज्यादा लिक्विफाई कर सकते हैं, इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, वो गैस absorb easily हो जाती है। तो all those gases which are having higher value of get easily liquefied as well as they get easily absorbed, not easily absorbed also, but they get also absorbed to the larger in larger proportions, ज़्यादा अमाउंट में वो absorb हो जाती है। भाई अगर हमें हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर कंडीशन में absorb करना ना हो, अगर वो 4.7 ml absorb होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड 380 ml absorb हो जाते हैं। देखिए क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो हमें एक सिंपल सी बात करनी है, क्या, दोज गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफाइबल, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, दे आर इजीली absorbed and they get absorbed in the larger volumes, but those gases which are difficult to liquefy, having low value of critical temperature, they get absorbed to the lower extent as well as in the lower volume with less ease, जल्दी से absorb नहीं होती और ना ही उनका ज्यादा वॉल्यूम absorb होता है। Now तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास आता है, तीसरा जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास टेम्परेचर। काफी सिग्निफिकेंट फैक्टर है। आपको पता है कि ये आपने के एडजॉर्बेट, साथ में आपने क्या लगा दिया, एडजॉर्बेंट। इससे क्या हुआ, एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और साथ में क्या हुआ, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। So it is a reversible process, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। एंड इफ यू अप्लाई कौन सा लॉ,
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर आप इसमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो क्या होएगा, उससे क्या होएगा कि ये जो अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, से इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक सिंपल सी बात है, दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा एंड दैट विल फेवर डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, इफ टेम्परेचर इज लोअर्ड तो ये जो हीट है वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगी। टेम्परेचर अगर बाहर का कम होता तो जो हीट इवॉल्व होती है दैट गेट अब्सॉर्ब, है ना, तो हीट इज बीइंग यूज्ड अप, देयरफॉर दिस प्रोसेस विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फेवर एडसॉर्प्शन। ये एडसॉर्प्शन को फेवर, दिस प्रोसेस विल फेवर क्या, दिस विल फेवर द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो जनरल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो उससे एडसॉर्प्शन कम होती है, और अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो उससे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। हालांकि दो डिफरेंट टाइप के एडसॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। उनमें इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करता है, कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है उसमें विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एडसॉर्प्शन विल गो ऑन रेगुलरली डिक्रीजिंग, लेकिन जो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है उसमें पहले वो एडसॉर्प्शन क्या होता है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। उसके रीजंस आई विल टेल यू, लेकिन इन जनरल अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली अगर हम ओवरऑल फैक्टर की बात करें तो वी कैन से इट सिंपली दैट with increasing temperature the extent of absorption will go on decreasing, वो decrease होना शुरू हो जाता है। तो बेटा नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रेशर। should be knowing that pressure is the most significant factor in order to determine the extent of absorption, absorption को समझने के लिए ऐसा बेटा कि जो हम ये कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं एडसॉर्प्शन और एक बोलता हूं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है दैट इज गिवन बाय फैक्टर x by m। x by m क्या है, x इज व्हाट, मास ऑफ एडसॉर्बेट एंड m इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट। कितने ग्राम एडसॉर्बेंट के ऊपर कितने ग्राम एडसॉर्बेट लगा हुआ है, नीचे एडसॉर्बेंट, ऊपर एडसॉर्बेट, कितने ग्राम एडसॉर्बेंट के ऊपर कितने ग्राम एडसॉर्बेट लगा हुआ है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो इफ यू इन जनरल प्लॉट ए ग्राफ, ये जो ग्राफ्स थे दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट Freundlich, Freundlich adsorption, S नहीं आता, isotherms। जब मैं वर्ड यूज करूं आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन, आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स दे टेल अस, वो सबसे पहली बात तो हमें क्या बताते हैं, दे टेल अस द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विद किसके साथ, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो व्हेन इट इज बीइंग स्टडीड तो ये देखा गया है कि शुरू में इनिशियल जब प्रेशर लो है, आपने ऐसा सिस्टम लिया और इसमें आप एडसॉर्बेंटली ये ले रहे हैं आप, है ना, और इसके ऊपर आपने ये वेसल है एंड इसमें आपने ये गैस डाल दी जो इसके ऊपर एब्जॉर्ब होनी है, या इसके ऊपर एब्जॉर्ब होनी है, तो यहाँ से आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, रेड वाले के ऊपर एब्जॉर्ब होना है, ब्लैक वाले में एब्जॉर्ब होना है, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, और ऊपर में एक्सटर्नल प्रेशर लगना है।
एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर क्या कम है, तो इट बीइंग ऑब्जर्व्ड कि दैट x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब जिस रेट से आप लोअर प्रेशर पर प्रेशर बढ़ाते चले जाते हो, उसी रेट से इसके ऊपर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है। मींस x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो मैं ये कहता हूं एट, ये किस कंडीशन पर है, एट लोअर प्रेशर, जब प्रेशर कम है। तो व्हाट आई सेड, x by m इज प्रोपोर्शनल टू p, p रेज़ टू पावर 1। लेकिन जब एक मॉडरेट प्रेशर आता है, एट मॉडरेट प्रेशर, तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर के बढ़ाने से x by m नहीं बढ़ता, लेकिन प्रेशर के बढ़ाने से जो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है वो उस रेट से नहीं बढ़ता, इट इंक्रीजेस ओबेइंग दिस इक्वेशन। मतलब ये कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन ना होके ऐसे हो जाता है, ऐसे। अदरवाइज तो अगर होता लीनियर फंक्शन होता तो ऐसे होता, ऐसे ना होके ये ऐसे मुड़ जाता। तो इन द मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर व्हाट आई कैन से, x over m is proportional to p raised to power 1 by n। तो उसके प्रोपोर्शनल तो है बट टू सम फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद देखा गया कि दिस कर्व बिकम पैरेलल टू x एक्सिस। मींस ये जो प्रेशर है जिसके बाद ऐसा हुआ, दिस इज नोन एज P नॉट, इट इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। और इसके बाद x by m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 0। इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर हो तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब जितना उसमें हुआ होता है, हो चुका होता है, अब उससे ज्यादा भी आप बढ़ाओगे, थोड़ा सा उसे कम कर दोगे आफ्टर पर्टिकुलर लिमिट, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम का सेम रहता है। तो मींस एट हाई प्रेशर पर व्हाट यू कैन से, x by m is proportional to p raised to power 0। या मैं इसको ये कह सकता हूँ x by m is equal to k p raised to power 0 where k is a constant, या x by m is equal to k means it become constant। मतलब extent of absorption will become constant। तो in the lower pressure x by m is linear function of pressure, but at higher pressure x by m is proportional to, it is proportional to what, it become independent to the pressure। वो pressure से independent हो जाता है and its factor, its value become constant। just 2 minutes more। बेटा these are Freundlich adsorption isotherms। अगर in this particular case if I want to find out the value of क्या n की वैल्यू मुझे अगर निकालनी हो तो I take this equation। मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, x by m is proportional to p raised to power 1 by n। तो मैंने प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट से हटा दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो log of x by m is equal to log of k plus 1 by n log of p। रिशफल कर लो, log of x by m is equal to 1 by n log p प्लस log k। तो दिस इज व्हाट इज नोन से, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें आपके पास क्या है, ये है y इज इक्वल टू m x प्लस c। सो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन किसमें, log x by m वर्सेस log p, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन होएगा, it will be a straight line with a slope 1 by n and intercept along y axis log k। ये जो वैल्यू है this will be log k and इसका जो tan थीटा होगा, ये थीटा, इसका tan थीटा is equal to slope of curve is equal to 1 by n। तो in this way we can find out the value of 1 by n। सुनिए, ये जो मैंने केस लिया, दिस वाज द केस व्हेन आई वाज कंसीडरिंग सॉलिड की एब्जॉर्प्शन
के ऊपर एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? गैस की। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में से अगर आपको एब्जॉर्प्शन करवानी हो तो देन दिस इक्वेशन दैट टेक द फॉर्म x is equal to k, x by m is equal to k c raised to power 1 by n। यहां पर c क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन थ्रू विच दैट एब्जॉर्प्शन इज टू टेक्स प्लेस। बाकी सारे फैक्टर्स सेम, सिर्फ p बिकॉज वी फॉर गैसेस वी टेक प्रेशर एंड फॉर सॉल्यूशन वी टेक कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसके बाद की जो डिटेल्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को बार बार देखें, एक दो बार अगर आप इसको देखते हैं क्योंकि इसके बीच में थोड़ी टर्म्स एक जैसी लगती हैं तो दे समटाइम बिकम कंफ्यूजिव। मेक अ वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट ऑल दीज टर्म्स, मेक ए फैक्ट इन योर माइंड। उसके लिए आपको एक दो बार अगर लेक्चर को देखना पड़े जरूर देखें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे फर्दर डिस्कशन और डिटेल्स में करवाएंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।